Assalamu alaikum class. Welcome to your next lecture in strategic marketing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ये हम टॉपिक प्रीवियस जो हमारी डिस्कशन थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होती है, जो वर्ड स्ट्रेटजी है उसको हमने डिस्कस किया था. स्ट्रेटजी का लफ्ज़ हमेशा शो करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मुराद है मोर देन 1 ईयर की जो प्लानिंग होती है, 2 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, 10 ईयर प्लानिंग. तो इस लिहाज से जो ऑर्गेनाइजेशंस प्लान आउट कर रही होती हैं ख़ासतौर पे मार्केटिंग के लिहाज से, वो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कहलाती है. और एक और इम्पॉर्टेंट जो उसका असूल है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का, वो ये है कि चूँकि दूर अंदेश प्लान कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं मार्केट से, कस्टमर से, वो इन्फॉर्मेशन आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड करते हैं. हर डिपार्टमेंट तक वो ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाती है और उसके लिहाज से फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी डिफ़ाइन की जाती है. तो वो सिर्फ चंद लोगों में नहीं रहती इन्फॉर्मेशन, या सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक नहीं रहती. पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो है टॉप टू बॉटम उसकी बेस पर, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर डिफ़ाइन की जाती है. तुम्हारे सामने एक फिगर बना हुआ है एक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ का, क्योंकि हम जब स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे तो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी हमें उसका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि टॉप मोस्ट लेवल पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है, उसके नीचे बिजनेस स्ट्रेटजी, फिर फंक्शनल स्ट्रेटजी और फिर ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी. और ये मिसाल है एक डाइवर्सिफाइड कंपनी की. डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे हम अक्सर एक टर्म सुनते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज़, फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़. जैसे इंडिया में ओवरऑल पेरेंट कंपनी एक है, लेकिन उसके अंडर डिफरेंट बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं जो हो सकता है आपस में रिलेट भी ना करते हो. जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी है, केमिकल्स में भी है, इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, तो वो डिफरेंट उनके कंसर्न्स हैं और वो आपस में रिलेटेड नहीं है. तो ये डाइवर्सिफिकेशन इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं. तो डाइवर्सिफाइड कंपनी के अंदर टॉप मोस्ट जो स्ट्रेटजी होती है, जो पेरेंट कंपनी डिफाइन करती है, उसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का नाम दिया जाता है. उसके अंडर हर जो डिफरेंट बिजनेस है जो सेपरेटली रन किया जा रहा है उसको बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम दिया जाएगा. उसके बाद हर बिज़नेस के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे मार्केटिंग वाले, फाइनेंस, एचआर, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज फिर बनाई जाती हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए. और फिर एंड पे है ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी, जो डे टू डे ऑपरेशंस या वीकली ऑपरेशंस होते हैं उस लिहाज से वो स्ट्रेटजीज डिफाइन की जाती हैं. तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं स्ट्रेटजीज़ की, और स्ट्रेटजी से मुराद है लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो हर लेवल पे हर मैनेजर जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा होगा एक डाइवर्सिफाइड कंपनी में. अब अगर सिर्फ एक ही कंपनी है जिसको हम सिंगल बिजनेस कंपनी कहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो टॉप लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल ख़त्म हो जाएगा. जैसे प्रीवियस डायग्राम में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थी, लेकिन अब अगर सिंगल बिजनेस है तो ज़ाहिर सी बात है वो टॉप मोस्ट लेवल सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी कहलाएगा. उसके अंडर फंक्शनल स्ट्रेटजी जो डिपार्टमेंट्स वाइज स्ट्रेटजी है, और फिर ऑपरेशनल लेवल पर स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी. तो ये दो डायग्राम्स हैं, इनका आपस में कंपैरिजन आ सकता है. उसमें सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सारे सेम है. ओके जी, व्हाट इज़ मेंट बाय कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइन होती हैं. अब ये हम याद रखेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो अंडर वन पेरेंट कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं. तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जी एस्टैब्लिश बिजनेस पोजीशंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, जो डिफरेंट इंडस्ट्री में आपके बिजनेसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनमें आपने पोजीशनिंग अपनी डिफ़ाइन करनी है. तो ये एक मेन गोल होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का. अब वो पोजीशन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, बेस्ड ऑन मार्केटिंग कैंपेन, प्रमोशनल कैंपेन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी. तो पोजीशनिंग का काम जो है वो मार्केटर जो है उसके अंडर ही आता है. इसलिए हम कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का लिंक बनाएं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है. पोजीशनिंग के लिए हम जो टर्म जो डेफिनेशन यूज़ करते हैं मार्केटिंग में, वो है जी, इट इज़ प्लेसिंग योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, कि आप उसको किस तरह से प्लेस कर सकते हैं अपने कंज्यूमर के जहन में, कि जब वो पहली दफ़ा आपका नाम सुनता है, कहीं नाम पड़ता है बिल बोर्ड पर, तो उसके जहन में क्या आइडियाज़ आते हैं आपके बिज़नेस के बारे में. नेक्स्ट है जी कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन. विजन स्टेटमेंट्स और मिशन स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. रिसोर्स एलोकेशन, जो डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको एलोकेट करना ओवरऑल तमाम बिजनेसेस में. ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी वही डिफाइन करते हैं. और फिर लफ्ज़ है सिनर्जी, सिनर्जी बिटवीन डिफरेंट सिस्टर बिजनेस कंसर्न्स. सिस्टर बिजनेस कंसर्न से मुराद है जो अंडर वन पेरेंट कंपनी जो डिफरेंट बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, उनको हम सिस्टर बिजनेसेस का नाम देते हैं. और सिनर्जी से मुराद है कि आपस में भी वो कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. बल्कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में कहते हैं कि जी अच्छी बात है कि आपस में वो बिजनेसेस
रिलेट करें। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हो सकता है, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के लिए वेयर हाउसिंग कर सकता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं, एक दूसरे को बिज़नेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। तो इससे सिनर्जी आती है। सिनर्जी सिंपली मीन्स कि जी आप अगर वो अलग अलग प्रमोशनल कैंपेन्स चला रहे हो तो इतना फ़ायदा शायद ना हो, अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट करें तो दोनों बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, दोनों सिस्टर बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। फिर है जी पॉइंट बिजनेस स्ट्रेटजी। जो डिफरेंट सेपरेट बिजनेसेस हैं या अगर सिर्फ है ही सिंगल बिजनेस कंपनी, तो इस लेवल पे वो फोकस करेंगे। इस लेवल पे हम वो क्या करते हैं जी, फोकसेस ऑन हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज। अब ये टर्म जो है ये बार बार आएगी और अगला चैप्टर भी इसी के ऊपर है, सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि जी आपके पास कोई ऐसा स्किल है, कोई ऐसा रिसोर्स या सासा है जो कि आपके कंपेरेटर के पास नहीं है। वो टेक्नोलॉजिकली भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या कोई मशीनरी है जो कि आपके कंपेरेटर के पास नहीं है, या आपके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं रॉ मटेरियल के लिहाज से एक्सेस ज़्यादा आसान है, या आपकी एक्सक्लूसिव डील्स हैं सप्लायर्स के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो कंपेरेटर के पास नहीं है, आपकी लेबर फोर्स बहुत वेल ट्रेंड है, आपका स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड है। तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। और अगर आप उसको सस्टेन करें लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमारा फोकस क्या है जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, तो उसको हम सस्टेनेबल का लफ्ज़ दे देते हैं कि जी आप सस्टेन करें साल 5 साल 10 साल उसको मेंटेन रखें उस एडवांटेज को, तो वो कहलाता है सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। उसके यानी कि SCA जो डिफाइन करना है वो बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल पे होता है कि आपका कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है जो कि आप सस्टेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है जी वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि उस सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज का जो है ओवरऑल प्रैक्टिकल आपको कोई फ़ायदा दें, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करें। तो पहले तो आप कंपेरेटिव एडवांटेज डिफाइन करते हैं, उसकी बेस पे फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिहाज से पूरा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं। फिर है डेवलपिंग एक्सपर्टीज़, उसमें फर्दर आप इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं, स्किल लेवल इंप्रूव करते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए। फिर है कंपेरेटिव कैपेबिलिटीज़ दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम राइवल्स, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी या नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग से मुराद है कि आप किसी मार्केट के छोटे से सेगमेंट को फोकस बनाएं और उसी को आप केटर कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़िश फूड बनाते हैं और सिर्फ फ्रेश वाटर फ़िश फूड प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, तो आपका नाम बन जाएगा और आप ही सिर्फ उसमें आपकी इजारादारी होगी, मोनोपोली होगी। तो ये एक नीश मार्केट की मिसाल है। और कंपेरेटिव कैपेबिलिटीज़ को हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। कंपटीशन को आप पहले एनालाइज करेंगे कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और आपकी क्या है। कंपैरिजन के लिहाज से आपको आइडिया होगा कि किन चीज़ों पे अभी उन्होंने फोकस नहीं किया राइवल्स ने, और आप उसको अपनी SCA बना सकते हैं, सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज। ओके जी, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो फंक्शनल स्ट्रेटजी है। उस पिरामिड के अंदर जो थर्ड लेवल था, फंक्शनल से मुराद है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। इन पर फोकस किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की मिसाल ले लें, मार्केटिंग एज ए फंक्शन ऑफ बिजनेस, तो उसके अंदर स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, जो कि अमूमन हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग क्लासेस में कि जी आप अपने कस्टमर को एनालाइज करें, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनाएं बेस्ड ऑन एज, इनकम लेवल, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लोकेशन, और उन सेगमेंट्स में से आप उनको टारगेट करें मार्केटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और उनको सेलेक्ट करके लेट्स से अगर 10 मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 3 या 4 प्रॉफिटेबल ज़्यादा हैं, तो उनको आप टारगेट करते हैं और उनके अंदर फिर आप पोजीशनिंग करते हैं। कुछ सेगमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, कुछ में क्वांटिटी ज़्यादा करती है, कुछ को प्राइस जो है वो ज़्यादा एक सेंसिटिव फैक्टर है या सहूलत फैक्टर है, ज़्यादा होम डिलीवरी उनको ज़्यादा पसंद है। तो ये आपके पोजीशनिंग के लिहाज से आप फिर अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशंस लेकर आएंगे प्राइस के लिहाज से या क्वालिटी के लिहाज से, तो ये पोजीशनिंग कहलाएगी। अब ये मिसाल है एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रमोशन स्ट्रेटजीज, आगे जाके ये सारे सिंगल चैप्टर्स हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ को। तो एग्जांपल अगर आपने देनी हो फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ की, आप मार्केटिंग की ये 3-4 स्ट्रेटजीज़ बता दें तो फंक्शनल स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगा। ऑल दीज एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन बिजनेस स्ट्रेटजीज। जो प्रीवियसली आपने बिजनेस स्ट्रेटजी डिफाइन की है सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज के लिहाज से, तो ये तमाम स्ट्रेटजीज़ उसी को रिप्रेजेंट करें, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ आपने डिफ़ाइन की हों, तो फिर ही कामयाब होंगी। आखिरी लेवल जो है वो है जी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़, डेली एंड वीकली टास्क्स एंड ऑपरेशंस। अब इसकी मिसाल है कि आपने एक ऐड कैंपेन बनाई है जो 2 हफ्ते चलेगी, तो जो ऐड कैंपेन मैनेजर होगा
उसकी जो टीम होगी वो उसको ओवरसी करेगी उस पूरे प्रोजेक्ट को डेली बेसिस पर, और पूरे 2 वीक्स के लिए जो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है उसको अचीव करेंगे। अब उसके पीछे प्लानिंग हो सकता है सालों के हिसाब से ही हो, कि आज से 2 साल बाद हमने एक ऐड कैंपेन लॉन्च करनी है। तो ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की मिसाल है, क्योंकि आप दूरअंदेशी दिखा रहे हैं। बेशक वो 2 हफ्ते चले ऐड 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, लेकिन आप पहले से प्लान उसके लिए कर रहे होंगे एट दी ऑपरेशनल लेवल के डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर आपने डिफ़ाइन की होंगी सारी अपने गोल्स और एक्टिविटीज़ को। तो ये हो गया जी हमारा स्ट्रेटेजिक टाइप्स। अगला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी सिलेक्शन। अब आपने कौन सी स्ट्रेटजी चूज़ करनी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपका जो ओवरऑल कंपनी का विजन और मिशन है, विजन जहाँ पे अपने आप को आप देखते हैं, और मिशन आपने कैसे वो विजन अचीव करना है, उससे उसके साथ कंसिस्टेंट हो आपकी स्ट्रेटजी, उसके खिलाफ ना जा रही हो। अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं क्वालिटी के ऊपर विजन और मिशन में, और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस कर रही है, कॉस्ट कटिंग जब भी होती है तो हमेशा क्वालिटी पर उसका कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ऑब्वियसली ये एक इशू होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन कि जी आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी अपने विजन और मिशन में, प्लस जो आपकी स्ट्रेटजीज थी। फिर है जी बी फीजिबल, कि फाइनेंशियली फीजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कल्चरली फीजिबल होना चाहिए। जिस कंट्री में आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके कल्चरल वैल्यूज़ के मुखालिफ नहीं हैं आप, या उसके ख़िलाफ़ नहीं आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या कैंपेन बनाई। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनाएं जो कि ईजिली मैनेजेबल हो। और आखिरी है जी कंसिडर अदर फर्म स्ट्रेटजीज सच एज बैलेंसिंग रिसोर्सेज एंड कैश फ्लोज। तो ये बाकी तमाम फैक्टर्स को भी साथ साथ आप लेके चलेंगे। तो ये क्राइटेरिया है फॉर स्ट्रेटजी सिलेक्शन। चैलेंजेस हैं जी कुछ फॉर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि ओवरऑल मार्केटिंग में या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा इशू है, जिसमें स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, इंटरनेट का जो है फैक्टर वो बहुत मैटर करता है। इसकी वजह से अनसर्टनिटी बहुत है, टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब पहले ऐड कैंपेन्स बनाते थे सिर्फ टीवी या रेडियो पे चलते थे या बिलबोर्ड्स लगते थे, तो अब इंटरनेट मार्केटिंग भी कंसिडर करनी पड़ती है, सोशल मीडिया पेजेस भी होने चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपके बारे में बिजनेस को के बारे में कोई भी क्वेरी या सर्च की जाए गूगल पे तो कितनी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, उनको उसको इम्प्रूव करना, अमेज़ॉन पे इम्प्रूव करना या फिर गूगल पे इम्प्रूव करना, आपकी जो सर्च हिस्ट्री के अंदर वो नाम आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करना। फिर डिमांड टू बिकम मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब कस्टमर जो है वो इस बात का बड़ा ख्याल रखता है कि खाने पीने की अशिया में फॉर एग्जांपल एडिटिव्स नहीं हैं, या आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल कलर नहीं है, मुज़र सेहत कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, क्योंकि अब कस्टमर भी ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिहाज से। ग्लोबलाइजेशन के अंदर इस तरह के फैक्टर्स भी आ जाएंगे, पेंडेमिक जैसे है, क्योंकि उसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन्स अफेक्ट होती हैं, और मार्केटिंग जो है या सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसको चेंज करना पड़ता है। ऑनलाइन सेलिंग ज़्यादा करनी पड़ी बहुत से बिजनेसेस को, तो अपना ओवरऑल उनको चेंज करना पड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान। और आखिरी हमारा फ्रेमवर्क जो है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क कि ओवरव्यू अगर आपसे पूछा जाए कि जी बिल आखिर गोल क्या होता है, कि जी सबसे पहले तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बेस पे आप मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी बनाते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड विजन उसकी बेस पर ही बनता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो ये सिंपल सा फ्रेमवर्क क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क, आप इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर दें ब्रीफली तो कवर हो जाएगा ये टॉपिक। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो जो अभी हमने डिस्कस किया था ब्रीफली, वो है सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। ये नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का। इसके कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में शायद कवर ना हो सारे पॉइंट्स, तो कंटिन्यू रखेंगे इसको नेक्स्ट डिस्कशन में। सो व्हाट इज़ कंपैरेटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल का लफ्ज़ निकाल के सिर्फ अभी कंपैरेटिव एडवांटेज को डिस्कस करें। सिंपली इट मीन्स आउट परफॉर्मिंग कंपैरेटर्स बेस्ड ऑन सर्टन एट्रीब्यूट्स। आप अपने कंपैरेटर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें मार्केट में कुछ ऐसे फैक्टर्स की बेस पर जो कि आपके पास हैं और कंपैरेटर के पास नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ईजी एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल के पास आपका एक्सेस ज़्यादा आसान है, फिजिकली ज़्यादा करीब हैं उसके लोकेटेड तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है। हाईली ट्रेंड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स मशीनरी, प्रोडक्शन एंड पर आपके पास असेंबली लाइन या मशीनरी ऐसी है प्रोडक्शन के लिहाज से जो कि कंपैरेटर के पास नहीं है।
या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिसर्च के लिहाज से या फोरकास्टिंग टूल्स आपके पास ऐसे हैं जो कि कंपैरेटर के पास नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट आपकी बेहतर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी बेहतर है। इस बेसिस पर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है। अब इस चीज़ को अगर आप सस्टेन करें ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म यानी कि साल से ज़्यादा, तो वो सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज कहलाएगा। दो बेसिक अप्रोचेस हैं टू SCA, सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज, और दो रिस्क्स भी साथ में इसके एसोसिएटेड होते हैं। तो अप्रोचेस क्या हैं जी? पहली है स्ट्रेटेजिक विजन और दूसरा है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म। तो स्ट्रेटेजिक विजन सिंपली क्या है जी? फोकस ऑन द फ्यूचर एंड फोरकास्टिंग। तो इसमें सारा का सारा फोकस फोरकास्टिंग टूल्स पे होता है। फोरकास्टिंग की जाती है लॉन्ग टर्म, ट्रेंड इक्वेशंस बनाई जाएंगी मूविंग एवरेजेस के ज़रिए, या फिर कोई भी और टूल जो कि अवेलेबल है उनके पास। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अवेलेबल होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा जो है वो उस पर फोकस करेगा। मार्केट से फीडबैक लिया, उसको एनालाइज किया, ट्रेंड्स को रिकग्नाइज करने की कोशिश की, प्रोडक्शन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया, कस्टमर की डिमांड के लिहाज से प्रोडक्शन को चेंज किया। तो ये सारा स्ट्रेटेजिक विजन अप्रोच है टू सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। दूसरा जो है वो है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म विच फोकसेस ऑन द प्रेजेंट। इसका ऑपोजिट है, वो फ्यूचर पे फोकस करता है विजन, और अपॉर्चुनिज्म प्रेजेंट पे करता है टू टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि इसमें असम्पशन ये होती है कि जी चेंजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी जल्दी से आते हैं फ्यूचर में कि हम प्रोडिक्शंस नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि हम प्रेजेंट पे फोकस करें, और जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है जो हमें नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म में, मार्केट जैसे चेंज होती है, फिर हम रिएक्ट करें। तो इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिज्म जो है, अपॉर्चुनिटी से लफ्ज़ निकला, रिएक्टिव स्ट्रेटजी या रिएक्शन में करते हैं, और विजन जो है वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है। तो पहले से आप प्लानिंग करते हैं। दोनों के प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक है जी स्ट्रेटेजिक स्टबर्ननेस और दूसरी है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट्स। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। स्टबर्ननेस का मतलब होता है जी ज़िद्दीपन। ज़िद्दीपन तब ज़्यादा होता है जब स्ट्रेटेजिक विजन वाली अप्रोच यूज़ की जाए। तो उसमें जो आपने स्ट्रेटजी बना ली है, अब आप कहते हैं कि हमने इसी को फॉलो करना है, यानी कि जो मैनेजर होगा वो अपना स्टबर्ननेस शो करेगा उसमें। लेकिन इशू क्या होते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स आ सकते हैं। आपने स्ट्रेटजी तो बना ली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, टैक्सेशन के रूल्स फ़र्क हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन के रूल्स फ़र्क कर सकती है। उसके अलावा अगर जब से बड़ा इशू होता है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना मुश्किल होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हो सकते हैं। फॉल्टी असम्पशन अबाउट फ्यूचर, आपकी प्लानिंग जो है वो ही फाउंडेशन ही उसकी सही नहीं। जैसे कि बहुत सी ऑनलाइन कंपनीज थी लेट 90s में जिन्होंने इस आइडिया पर बिजनेस अपना लॉन्च किया कि जी जो ये बबल है इंटरनेट ग्रोथ का, ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत सारे फैलेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की जो कि बिल आखिर नज़र आया कि लोगों को वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। पहले एक आइडिया था शुरू शुरू में इंटरनेट के जब अर्ली 2000s में, कि जितनी ज़्यादा आपकी कस्टमाइजेबल वेबसाइट होगी, जैसे फेसबुक है लेकिन उसके एक फॉर्मेट डिफाइंड है, लेकिन इससे पहले जो सोशल मीडिया पेजेस थे वो हाईली कस्टमाइजेबल थे। जैसे माई स्पेस जो था एक सोशल मीडिया नेटवर्क था, उस पर आप जाएँ तो आपका पेज कस्टमाइज आप जैसे मर्जी करें, उसकी कलर स्कीम चेंज कर लें, उस पर आप फ्लैश एनिमेशंस डाल सकते थे, अपनी प्लेलिस्ट गानों की चला सकते थे। तो हर किसी का पेज यूनिक होता था, लेकिन ऐसी बात है उसमें बैंडविड्थ बहुत लगता था और मैनेजेबल नहीं था। साइट वाइज क्वालिटी मैनेजमेंट मुश्किल थी, सिस्टम ओवरऑल स्लो हो गया, सर्वर स्लो हो गए, तो इस वजह से वो चल नहीं पाया। हालांकि वो पायनियर थे और फेसबुक बाद में आया था। तो फॉल्टी असम्पशन थी कि कस्टमाइजेशन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है लोगों को। जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो कन्वीनियंस और सिंपलिसिटी, आसानी कितनी है इसको यूज़ करने में, उसका इंटरफेस कितना सिंपल है। यही चीज़ गूगल वालों ने भी की थी। अपना इंटरफेस उन्होंने सिंपल हमेशा रखा है, वाइट बैकग्राउंड और गूगल उस पर लिखा होता है। कंपेयर करें इसको याहू के साथ, तो उनका बहुत ज़्यादा बिजी इंटरफेस है और सर्च बार ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो लाइक विजुअली अपीलिंग इतना नहीं है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एग्जांपल है ऑनलाइन बिजनेसेस की। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें बैंकिंग में मिलती हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में मिलती हैं ग्लोबली, कि जो अजम्पशंस लोगों ने की थी कि जी जो बिजनेसेस डेवलप होते हैं बहुत स्पीड से, वो फिर एकदम से क्लैप्स भी होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बना रहे होते। एक बंदे की जिद होती है कि जी नहीं जी हमने चीज़ लॉन्च करनी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अक्सर जो एक बड़ा कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप हो रहा हो उसके पीछे एक बंदा होता है जो कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहा होता है, और हो सकता है कि वो लॉन्च होकर कामयाब ना हो,
और कई दफ़ा प्लानिंग फ़ेज़ में ही नज़र आ जाता है कि ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन चूंकि ऑलरेडी इतना उसमें इन्वेस्टमेंट हुई होती है, उसमें इतनी उसका अपनी ईगो भी इन्वॉल्व होती है मैनेजर की, तो फिर उसमें और ज़्यादा रिसोर्सेज डालता जाता है और बिल आखिर वो चीज़ फ्लॉप हो जाती है। तो ये एक रिस्क है स्ट्रेटेजिक स्टबर्ननेस का, जो कि हमेशा विजन के साथ ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। ये जो है ज़्यादा एसोसिएट करते हैं अपॉर्चुनिज्म के साथ, कि आप देखते हैं कि जी हम जो चेंजेस आएंगे हम उसके लिहाज से रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिर आप लेज़ी हो जाते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं, नोकिया की मिसाल है, कोडैक है, ब्लॉकबस्टर वीडियोस और बार्न्स एंड नोबल बुक स्टोर्स। तो इसमें पॉइंट किया जी फर्म स्लोली लूजेज डिज़ायर फॉर कंपेरेटिव एक्शन, कि आहिस्ता आहिस्ता आप चेंजेस नहीं करते। खासतौर पर ये वो कंपनीज होती हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट लीडर्स होते हैं और वो रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर रहे होते टू चेंजिंग ट्रेंड्स, जो खासतौर पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो फिर भी कामयाबी होती है, उनको शॉर्ट टर्म ग्रोथ नज़र आ रही होती है, मैनेजर्स वही रिपोर्ट करते जाते हैं अपने सुपीरियर्स को और वो भी खुश रहते हैं। हर कोई अपने अपने जो काम पर फोकस कर रहा होता है और कोई दूर अंदेश नहीं होता। नोकिया ने भी ऐसे किया था, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए वो पीछे रह गए। कोडैक ने डिजिटल फोटोग्राफी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाए, बार्न्स एंड नोबल अमेजोन के साथ कम्पीट नहीं कर पाए। तो ये चेंजेस जो आ रहे होते हैं और जो आपको बुनियादी तौर पे आपके इंडस्ट्री को चेंज कर दें, इसको स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट कहा जाता है अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है पैराडाइम शिफ्ट, कि वो पैराडाइम से मतलब पूरा जो फ्रेमवर्क है आपके बिजनेस मॉडल का इंडस्ट्री वाइज वो चेंज हो गया। अब आप अगर आपने प्लान पहले से नहीं किया था तो आप पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नज़र आती है कि इनको पता है कि आज से 50, 60, 80 साल बाद डिपेंड नहीं कर पाएंगे पेट्रोलियम के ऊपर एज ए फ्यूल सोर्स, तो ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज पे अभी से वो करने शुरू हो गए थे। और अब तो हर कार्स भी हैं जो हाइब्रिड कार्स होती हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज की बेस पर कम्पीट करेंगे मार्केट में। एक न्यू अप्रोच है जी विजन प्लस अपॉर्चुनिज्म, जिसमें आप स्ट्रेटेजिक विजन और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म दोनों को कंबाइन कर दें। इसमें होता क्या है कि स्ट्रेटेजिक विजन गाइड्स कोर बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म मैनेजेस डाइवर्सिफिकेशन। तो जो आपका कोर बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है, वो स्ट्रेटेजिक विजन की बेस पे चलाएं, फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से, फोरकास्टिंग के लिहाज से। लेकिन अगर आप न्यू बिजनेस वेंचर्स या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिज्म वाला जो तरीक़ेकार है, लाहे अमल है, वो इस्तेमाल करें। एक और स्ट्रेटजी है SCA स्ट्रेटजी, डायनामिक विजन। डायनामिक विजन रिलेट्स विद पैराडाइम शिफ्ट, जो अभी हमने लफ्ज़ यूज़ किया था कि कम्प्लीटली अगर चेंज होने वाला है, आपका ओवरऑल इंडस्ट्री का मॉडल चेंज होने वाला है टेक्नोलॉजी की बेस पे, या कोई ऐसा ग्लोबल फैक्टर है जैसे ये पेंडेमिक की वजह से कम्प्लीटली इंडस्ट्रीज चेंज हो गई हैं, ऑनलाइन सेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस आ गया, तो ये पैराडाइम शिफ्ट की मिसाल एक है। और डायनामिक विजन में आप फिक्स्ड विजन नहीं रखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब देयर आर टू पार्ट्स इन डायनामिक विजन अप्रोच। एक है जी स्ट्रेटेजिक इंटेंट और दूसरी है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की मिसाल है जी वॉलमार्ट, फेसबुक, अमेजोन। इसका उनका अप्रोच क्या है? सस्टेन्ड ऑब्सेशन विद विनिंग एट ऑल लेवल्स। तो उनका फोकस क्या है जी? हाँ, उन्हें कामयाब होना है और बाकी अपने तमाम बिजनेसेस को, राइवल्स को उन्होंने या तो ख़रीद लेना है या उनको उनके लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़नी मार्केट में कि वो सर्वाइव कर सकें। जैसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया इंस्टाग्राम को, मैसेंजर को एक्वायर कर लिया, उन्होंने एक्वायर कर लिया व्हाट्सएप को, क्योंकि ये उनको राइवल्स लग रहे थे। वॉलमार्ट की भी सेम अप्रोच है कि वो इतने ज़्यादा उन्होंने अपने आउटलेट्स खोले कि उनके कंपेटिटर्स कम्पीट नहीं कर सके। अमेजोन एज अ बुक स्टोर स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर हर किस्म की चीज़ वो सेल करने शुरू हो गए ऑनलाइन। तो ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहलाता है। जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है उसके लिहाज से वो अडेप्ट करते जा रहे हैं। और दूसरा है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। उसकी मिसाल हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो थ्रेट्स और चैलेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, जो लिमिटेशंस हैं, उसके लिहाज से फिर आप फ्लेक्सिबल हों। तो ये दो कंपीटिंग एटीट्यूड्स हैं, दोनों का फोकस डायनामिक विजन ही है। इंटेंट से मुराद है कि बस एक ही गोल है और वही उन्होंने अचीव करना है, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, जिसमें फिर ऐसी बात अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी आती हैं और ये जो कंपनीज मेंशन की हैं सब के ऊपर अनएथिकल केस स्टडीज़ हैं। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि जी जो चैलेंजेस हैं उनसे डील करने के लिए पहले से प्लानिंग करें। और जी नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूज़ ऑफ SCA। 4 मेन इश्यूज़ हैं जो कि किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। हाउ टू कम्पीट, व्हाट आर द बेसिस ऑफ कंपटीशन, वेयर टू कम्पीट एंड विद whom टू कम्पीट। तो आपका कंपेटिटर कौन है, कहाँ कहाँ उसके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, लोकेशन वाइज, सेगमेंटेशन वाइज, कैसे कर रहे हैं कम्पीट, और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं आपकी जिसकी बेस पे आप कंपटीशन
कर रहे हैं, प्राइस है, क्वालिटी है, वट एवर इट इज। और लास्ट पॉइंट जो है फॉर दिस लेक्चर इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCA। कोई भी सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटजी आप बनाएं तो वो उसमें 3 चीज़ें ये होनी चाहिए। सस्टेनेबल होनी चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, सब्सटेंशियल होनी चाहिए कि उससे जो भी आप अचीव कर रहे हैं वो कोई बड़ा गोल अचीव कर रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। तीसरा पॉइंट है लेवरेज्ड। इसका मतलब है कि आपने अपनी SCA स्ट्रेटजी को लिंक किया है बिजनेस के पोजिशनिंग के साथ। पोजिशनिंग इज़ हाउ द कंज्यूमर सीज यू इन द कंज्यूमर माइंड, आप कैसे उसको नज़र आते हैं, तो उसके साथ लिंक ज़रूर आपने बनाया, अदरवाइज ये कामयाब नहीं होगी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को, इन द नेक्स्ट क्लास।